नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा चैप्टर चल रहा है वैद्युत रसायन और पिछली वीडियो में हमने इसमें पढ़ा वैद्युत रसायन किसे कहते हैं और डैनियल सेल के बारे में। आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव, विभवांतर की उत्पत्ति की व्याख्या और मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं पुनः आपको डैनियल सेल के बारे में संक्षेप में बताना चाहता हूं। ये डैनियल सेल आपकी समझ में आएगा तभी हम आप इस चैप्टर को आगे अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये डैनियल सेल आपकी समझ में आना जरूरी है। देखिए, पिछले पीरियड में मैंने आपको बताया क्या होता है डैनियल सेल। जो डैनियल सेल होता है ये गैल्वनी सेल का एक प्रकार होता है, जिसमें ये डैनियल सेल है जिसमें जिंक धातु की छड़ जिंक सल्फेट विलयन में डूबी होती है और कॉपर धातु की छड़ कॉपर सल्फेट विलयन में डूबी होती है। यह सेल दो अर्ध सेल से बना होता है। एक अर्ध सेल ये है, जिंक की छड़ जिंक सल्फेट विलयन में डूबी हुई है, और दूसरा अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड ये है जिंक इलेक्ट्रोड और दूसरा इलेक्ट्रोड ये है कॉपर धातु की छड़ जो है कॉपर सल्फेट विलयन में डूबी हुई है। और ये दोनों इलेक्ट्रोड आपस में लवण सेतु के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये एक पूर्ण सेल बन जाता है जब दोनों इलेक्ट्रोडों को लवण सेतु के द्वारा जोड़ते हैं। और जब इन दोनों इलेक्ट्रोडों को धातु के तार से जोड़ते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मतलब देखो, विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है। इस सेल में जो जिंक धातु की छड़ होती है ये एनोड का काम करती है और एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ये ध्यान रखो, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। एनोड पर जो ये जिंक धातु है ये जिंक परमाणु से बनी होती है। तो जो जिंक परमाणु होते हैं वो जिंक आयनों के रूप में दो इलेक्ट्रॉन त्याग करके जिंक परमाणु जिंक आयनों के रूप में विलयन में जाने लगते हैं। मतलब इसमें से जिंक परमाणु जिंक आयनों के रूप में विलयन में जाने लगते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो छड़ पर रह जाते हैं। तो ये छड़ ऋणावेशित हो जाती है। तो ये छड़ क्या हो जाती है? ऋणावेशित। तो देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। तो जब दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ते हैं तो एनोड पर ये ऑक्सीकरण की क्रिया होती है जिसके द्वारा जिंक की छड़ जो है वो ऋणावेशित होती है। और ये जो कॉपर धातु की छड़ है जो कॉपर सल्फेट विलयन में डूबी हुई है, और देखो ये जो कॉपर सल्फेट विलयन है ना, इसमें क्या होते हैं? ये क्यूप्रिक आयन होते हैं। क्यूप्रिक आयन है ना, एक्वस का मतलब होता है विलयन। ऐसे जिंक सल्फेट विलयन में ये जिंक आयन है। एक्वस का मतलब ये जलीय विलयन में जिंक आयन है, ये जलीय विलयन में क्यूप्रिक आयन है। तो एनोड पर तो होती है ऑक्सीकरण की क्रिया और कैथोड पर होती है अपचयन की क्रिया। अपचयन की क्रिया में जो विलयन में, इस विलयन में जो क्यूप्रिक आयन है वो दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन कॉपर परमाणु बनाते हैं। इस विलयन में जो क्यूप्रिक आयन है वो इस धातु की छड़ से दो इलेक्ट्रॉन लेकर के उदासीन कॉपर परमाणु बनाते हैं और ये जो कॉपर परमाणु होते हैं वो छड़ पर इकट्ठा हो जाते हैं और ये अपना धनावेश छड़ को दे देते हैं। तो ये छड़ धनावेशित हो जाती है। अब ये छड़ क्या होगी? धनावेशित हो जाती है। तो एनोड देखो,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? अपचयन। तो जब इन दोनों इलेक्ट्रोडों को धातु के तार से जोड़ते हैं तो देखो, एक अर्ध सेल या एक इलेक्ट्रोड ये है, एक अर्ध सेल या एक इलेक्ट्रोड ये है। इस जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और इस इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया होती है। तो जब हम, ये ऋणावेशित है ना, ये ऋणावेशित है, ये छड़ है ना, इस पर क्या है? ऋणावेश है। ये छड़ ऋणावेशित है और इस छड़ पर क्या है? धनावेश है। तो जब धातु के तार के द्वारा जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जिंक की छड़ से, क्योंकि ये ऋणावेशित है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इस पर धनावेश है, तो इलेक्ट्रॉन जिंक धातु की छड़ से कॉपर धातु की छड़ की ओर प्रवाह करते हैं। और जो विद्युत धारा की दिशा होती है, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर बहते हैं? इधर बहते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर। और विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के बहने के विपरीत होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर इस दिशा में बहते हैं तो विद्युत धारा इस दिशा में प्रवाहित होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इलेक्ट्रोडों पर ये एनोड, ये कैथोड है ना, और कैथोड क्या होता है? ये धनावेशित होता है। कैथोड क्या होता है? धनावेशित, क्योंकि क्यूप्रिक आयन जो है ना अपना धनावेश इस कॉपर धातु को दे देते हैं, जिससे ये कॉपर की छड़ धनावेशित हो जाती है। तो जब इन दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ते हैं तो ये एनोड पर ये क्रिया होती है, कैथोड पर ये क्रिया होती है। तो कुल मिलाकर के ये अभिक्रिया होती है। अगर हम इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ें, है ना, ये अभिक्रिया कहलाती है इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं। इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रिया कहलाती है इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, या इलेक्ट्रोड को अर्ध सेल कहते हैं, या इन्हें कहते हैं अर्ध सेल अभिक्रिया। तो एक अर्ध सेल पर यह अभिक्रिया होती है, एक अर्ध सेल पर यह अभिक्रिया होती है। तो पूर्ण सेल में ये दोनों अभिक्रियाएं होती है, इन्हें जोड़ने पर लिखेंगे तो ये अभिक्रिया आती है ना। ये जिंक धातु की छड़ है, सॉलिड है ना, और ये क्यूप्रिक आयन जलीय विलयन में है ना। तो जोड़ने पर ये समीकरण प्राप्त होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, डैनियल सेल में ये स्वतः परिवर्तित रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। डैनियल सेल में क्या होती है? ये स्वतः परिवर्तित रेडॉक्स अभिक्रिया होती है ना। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है ना। देखो, जिंक का जिंक धनायन में क्या हो रहा? ऑक्सीकरण। क्यूप्रिक आयन का कॉपर परमाणु में क्या हो रहा? अपचयन। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं होती है। तो ये इस सेल में ये एक स्वतः परिवर्तित रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, जिसकी वजह से हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस विद्युत रासायनिक सेल में इस स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया की जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। और ये लवण सेतु के बारे में मैंने आपको पहले पिछले जो वीडियो थी उसमें बताया था। अब देखो, ये जो डैनियल सेल है, डैनियल सेल को किस प्रकार से निरूपित करते हैं? डैनियल सेल गैल्वेनिक सेल का उदाहरण है। तो इसे चाहे इस प्रकार से कहें कि जो गैल्वेनिक सेल होता है उसे किस प्रकार से आरेख के द्वारा किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, उसे इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। देखो, सेल आरेख में बाईं ओर तो रखते हैं एनोड को। सेल आरेख जब हम लिखते हैं सेल का, तो बाईं ओर लिखते हैं एनोड को और दाईं ओर लिखते हैं कैथोड को। देखो, ये बाईं ओर एनोड है, जिंक धातु की छड़ जिंक सल्फेट विलयन में डूबी हुई है ना। और ये क्या होती है? ऋणावेशित। देखो, जो एनोड होता है, एनोड गैल्वेनिक सेल का एनोड हमेशा ऋणावेशित होता है। गैल्वेनिक सेल का एनोड, ध्यान रखो, एनोड हमेशा ऋणावेशित होता है। और गैल्वेनिक सेल का जो कैथोड होता है वो धनावेशित होता है। गैल्वेनिक सेल का कैथोड क्या होता है? धनावेशित होता है। तो इस सेल को सेल आरेख के रूप में इस तरीके से लिखते हैं, जिंक की छड़ जिंक सल्फेट विलयन में डूबी हुई है और बीच में ये एक लाइन
खींची हुई है, एक सीधी रेखा है। और फिर ये एक अर्धशैल हो गया, फिर ये दोनों अर्धशैल, दो ये खड़ी रेखाएं हैं, इनके द्वारा कॉपर सल्फेट विलयन से अलग है, फिर ये कॉपर धातु की छड़ है। देखिए इसमें ये जो एक खड़ी रेखा है ये दो परावस्थाओं को प्रदर्शित करती है, ठोस और विलयन, ये दो परावस्थाओं को प्रदर्शित करती है। देखो जिंक की छड़ जिंक सल्फेट में डूबी हुई, जिंक क्या होता है, सॉलिड होता है, ठोस होता है, और जिंक सल्फेट क्या होता है, वो विलयन होता है। तो जो एक खड़ी रेखा होती है वो दो परावस्थाओं की सीमा रेखा को प्रदर्शित करती है, मतलब ये ठोस और विलयन को प्रदर्शित करती है। ऐसे ये मतलब ये ठोस जिंक धातु की छड़ इस जिंक सल्फेट विलयन में डूबी हुई है, और ऐसे ये कॉपर और कॉपर सल्फेट विलयन के बीच में एक लाइन है, इसका मतलब ये ठोस है, ये विलयन है। तो ये एक जो खड़ी रेखा है ये दो परावस्थाओं को, मतलब ये ठोस और ये है ना, ये ठोस और ये विलयन, इसको प्रदर्शित करती है। और ये जो बीच में दो खड़ी रेखाएं हैं ये इस लवण सेतु को प्रदर्शित करती है। ये दोनों अर्धशैल जो है वो दो खड़ी रेखाओं के द्वारा जुड़े हुए हैं, मतलब लवण सेतु के द्वारा ये जुड़े हुए हैं। और यह हम इसे इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। देखो ये जो जिंक सल्फेट है इसमें से जिंक आयन रखते हैं, केवल जिंक आयन है ना, और ये जो कॉपर सल्फेट है इसमें से ये क्यूप्रिक आयन रखते हैं, क्योंकि ये आयन ही सेल अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो डैनियल सेल को इस सेल आरेख के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये सॉलिड क्या है, ठोस अवस्था को प्रदर्शित करता है, एक्वस क्या है, विलयन द्रव अवस्था को प्रदर्शित करता है, एक खड़ी रेखा दो परावस्थाओं की सीमा रेखा को प्रदर्शित कर रही है सेल आरेख में, और ये दो रेखाएं लवण सेतु को प्रदर्शित कर रही है। तो ये आपको ये सेल आरेख कैसे लिखते हैं ये बिल्कुल अच्छे से आपको याद करना है। सेल आरेख में ध्यान रखो, एनोड को बाईं ओर लिखते हैं और कैथोड को दाईं ओर लिखते हैं, और जो गैल्वनी सेल होता है, गैल्वनी सेल का जो एनोड होता है वो ऋण ध्रुव होता है, और जो कैथोड होता है वो धन ध्रुव होता है। प्यारे विद्यार्थियों देखो इसी में ही आपको एक चीज और समझनी है। देखिए ये जो गैल्वनी सेल है, ये डैनियल सेल, इसमें इस सेल का अगर हम इसमें जिंक आयनों की सांद्रता 1 मोलर ले लें, जिंक आयनों की सांद्रता कितनी हो, 1 मोलर, और क्यूप्रिक आयनों की सांद्रता भी 1 मोलर हो, तो 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर इस सेल का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, इस सेल का जो सेल विभव जो होता है वो बराबर होता है 1.1 वोल्ट होता है। जब हम जो डैनियल सेल होता है इसमें धातु आयनों की जो सांद्रता होती है वो 1 मोलर लेते हैं और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, तो इस सेल का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, सेल का जो पूरे सेल का जो जिसे सेल विभव बोलेंगे, सेल विभव होता है वो 1.1 वोल्ट होता है। देखिए इस डैनियल सेल में ये स्वतः परिवर्तित अपने आप होने वाली, स्वाभाविक रूप से होने वाली ये स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, जिसके द्वारा हमें वैद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। प्यारे विद्यार्थियों एक बात इसमें और समझिए आप, देखो इस सेल का, डैनियल सेल का जो सेल विभव मैंने आपको बताया 1.1 वोल्ट होता है। अगर हम इस सेल बाह्य स्रोत से इसके विपरीत 1.1 वोल्ट से ज्यादा विभव लगा दें, देखो इस सेल का विभव 1.1 वोल्ट होता है, अगर हम किसी बाह्य स्रोत से इस सेल पर
इसके विपरीत 1.1 वोल्ट से ज्यादा विभव लगा दें तो ये जो सेल अभिक्रियाएं होती है ना, ये विपरीत हो जाती है। सेल अभिक्रियाएं 1.1 वोल्ट से ज्यादा विभव लगाने पर सेल अभिक्रियाएं क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। विपरीत होने का मतलब क्या है भाई? जो जिंक आयन है वो जिंक परमाणुओं के रूप में एकत्रित होना शुरू हो जाएंगे, और जो ये कॉपर परमाणु है ये क्यूप्रिक आयनों के रूप में विलयन में जाना शुरू कर देंगे। मतलब अब जो ये इलेक्ट्रोड अभिक्रिया इन पर हो रही है, देखो यहां से जिंक परमाणु जिंक आयनों के रूप में जा रहे हैं, यहाँ पे क्यूप्रिक परमाणु कॉपर परमाणु के रूप में क्षण पे इकट्ठा हो रहे। लेकिन अगर हम इस सेल के ऊपर इसके विपरीत 1.1 वोल्ट से ज्यादा विभव हम इस पर लगा देंगे तो फिर ये सेल अभिक्रियाएं विपरीत हो जाएगी। मतलब अब पहले तो 1.1 वोल्ट तक तो ये हमें वैद्युत ऊर्जा दे रहा था। अब जब विभव हम इस पर 1.1 वोल्ट से ज्यादा लगाते हैं तो फिर ये एक वैद्युत अपघटनी सेल की भांति कार्य करने लगता है। मतलब अब इस सेल से हम वैद्युत ऊर्जा हमें प्राप्त नहीं हो रही, अब हम इसको वैद्युत ऊर्जा दे रहे हैं। और वो वैद्युत ऊर्जा जो है ये जो रेडॉक्स अभिक्रिया है, अब उस वैद्युत ऊर्जा के प्रभाव से ये जो रेडॉक्स अभिक्रिया है ये विपरीत दिशा में होने लगती है। तो ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए कि अगर हम सेल के ऊपर जितना सेल का इलेक्ट्रोड जितना सेल का विभव होता है उससे ज़्यादा विभव उसके विपरीत सेल के विपरीत ज़्यादा विभव हम लगा देंगे तो उसमें जो सेल अभिक्रियाएं होती है वो विपरीत हो जाएगी और सेल एक वैद्युत अपघटनी सेल की भांति कार्य करने लगता है। मतलब पहले ये हमें सेल ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा दे रहा था, अब ये वैद्युत ऊर्जा के प्रभाव से इसमें ये विपरीत अभिक्रिया होने लगती है। एक सेकंड, देखो इसको हम बुक से चित्र के द्वारा इसको हम समझते हैं। देखिए, यदि गैल्वनी सेल में एक विपरीत बाह्य विभव लगाया जाए, ये चित्र है, इसको मैं भी बाद में आपको समझाऊंगा। बाह्य विभव लगाया जाए, विपरीत बाह्य विभव लगाया जाए एवं इसे धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो हम देखते हैं कि अभिक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि बाह्य विभव 1.1 वोल्ट नहीं हो जाता। इस स्थिति में अभिक्रिया पूर्णतः रुक जाती है एवं सेल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। बाह्य विभव में कोई भी अतिरिक्त वृद्धि अभिक्रिया को पुनः परंतु विपरीत दिशा में प्रारंभ कर देती है। अब यह एक वैद्युत अपघटनी सेल के समान कार्य करती है जो एक स्वतः अपरिवर्तित रासायनिक अभिक्रिया को वैद्युत ऊर्जा के उपयोग से प्रारंभ करने की युक्ति है। दोनों ही सेल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं एवं हम इनकी कुछ प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन जो है आगे भी करेंगे। ये देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये देखिए, देखो ये एक डैनियल सेल है या इसे गैल्वनी सेल कहिए आप, है ना। ये एक गैल्वनी सेल है और इस पर यहाँ पर हम बाह्य स्रोत से इस पर विभव लगाया जा रहा है ना, और विभव है 1.1 वोल्ट से कम। इस सेल का जो सेल विभव मैंने आपको बताया 1.1 वोल्ट होता है। तो जब हम इस गैल्वनी सेल में एक विपरीत बाह्य विभव लगाते हैं और धीरे धीरे हम इसको बढ़ाते हैं तो और बढ़ा करके जब वो 1.1 वोल्ट हो जाता है तो जो सेल अभिक्रिया होती है ना वो रुक जाती है। सेल अभिक्रिया क्या होती है? रुक जाती है। देखो मतलब 1.1 वोल्ट से पहले तो इस सेल से हमें विद्युत धारा हमें प्राप्त होती है और जब हम इस सेल पर विपरीत
बाह्य विभव लगाते हैं 1.1 वोल्ट, इसका विभव 1.1 वोल्ट होता है, और जब हम उस विभव को बाह्य विपरीत विभव को धीरे धीरे लगाते हैं और जब उसका मान 1.1 वोल्ट हो जाता है बाह्य विभव का, तो इस सेल की जो सेल अभिक्रिया होती है ना, रुक जाती है। बाह्य विभव का मान जब 1.1 वोल्ट से कम होता है तो अभिक्रिया ये होती रहती है, मतलब इस सेल से हमें ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। देखिए, जब बाह्य विभव 1.1 वोल्ट से कम होता है तो बाह्य विभव 1.1 वोल्ट से ज़्यादा होता है, 1.1 वोल्ट से कम होता है, तो देखो इस सेल से हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिंक छड़ से कॉपर छड़ की ओर होता है, अतः विद्युत धारा कॉपर से जिंक की ओर प्रवाहित होती है। जिंक एनोड पर से घुलता है तथा कॉपर कैथोड पर निक्षेपित होता है। मतलब जब हमें इस सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है तो जिंक घुलता है और कॉपर जो है कैथोड पर जमा होता है। अच्छा, जब हम बाह्य इस पे जो बाह्य विभव है उसको बढ़ा करके इसके सेल के विभव के बराबर कर देते हैं। डेनियल सेल का विभव 1.1 वोल्ट होता है। जब हम बाह्य विभव का मान विपरीत बाह्य विभव इस पे 1.1 वोल्ट कर देते हैं तो जो सेल अभिक्रिया होती है ना, वो रुक जाती है। इलेक्ट्रॉनों अथवा विद्युत धारा का कोई प्रभाव नहीं होता, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। और जब जो बाह्य विपरीत विभव होता है उसका मान 1.1 वोल्ट से ज़्यादा हो जाता है तो जो सेल अभिक्रियाएं है ना वो विपरीत हो जाती है। यानी कि अब पहले तो यहाँ इसमें तो ये हमें विद्युत ऊर्जा इस समय प्राप्त होती है, यहाँ पर कोई विद्युत ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, सेल अभिक्रिया रुक जाती है। और जब बाह्य विभव 1.1 वोल्ट से ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये सेल वैद्युत ऊर्जा देता नहीं, फिर ये वैद्युत ऊर्जा लेता है और ये एक वैद्युत अपघटनी सेल के समान व्यवहार करता है। देखो बाह्य विभव 1.1 वोल्ट से जब ज़्यादा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कॉपर से जिंक की ओर तथा वैद्युत धारा का प्रवाह जिंक से कॉपर की ओर होता है। यानी कि सेल अभिक्रिया विपरीत हो जाती है और जिंक इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होता है। देखो यहाँ पे तो जिंक आयनों के रूप में विलयन में जाता है, जबकि जब सेल अभिक्रिया उल्टी होती है तो जिंक आयन जिंक परमाणु के रूप में इलेक्ट्रोड पर जमा होते हैं, है ना, और कॉपर क्यूप्रिक आयनों के रूप में विलयन में जाने लगता है ना। तो ये बाह्य विभव सेल विभव के विपरीत लगाने पर डेनियल सेल की कार्य प्रणाली मैंने आपको बताई। मतलब देखो इस सेल से हमें वैद्युत ऊर्जा, इस सेल का विभव कितना होता है 1.1 वोल्ट। अगर हम इस सेल पर विपरीत बाह्य विभव लगाना शुरू कर दें और उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो जब बाह्य विभव का मान इसके सेल विभव के बराबर कर देते हैं तो सेल अभिक्रिया रुक जाती है ना। और जब बाह्य विभव का मान 1.1 वोल्ट से हम और ज़्यादा बढ़ा देंगे तो सेल अभिक्रियाएँ विपरीत हो जाएगी और ये एक वैद्युत अपघटनी सेल के समान व्यवहार करने लगता है, जिसमें वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्यारे विद्यार्थियों, अगला नेक्स्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, किसी धातु की छड़ को उसके किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है और धातु और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे हमने देखा कि जब हम जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट विलयन में डुबोते हैं, जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट विलयन में डुबोते हैं तो जिंक धातु की छड़ पर
क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है ना। ऋणावेश क्यों आता है, इस पर ये ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, डैनियल सेल में मैंने आपको बताया। तो जिंक धातु की छड़ क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। ऐसे ही जब हम कॉपर धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोते हैं, है ना, कॉपर सल्फेट विलयन में, है ना, उसी का लवण होना चाहिए। जैसे कॉपर है तो कॉपर का ही लवण होना चाहिए, कॉपर सल्फेट। जैसे जिंक है तो जिंक का ही लवण होना चाहिए, कोई लवण होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जिंक सल्फेट लिया, तो जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, और धातु और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे कहते हैं धातु का इलेक्ट्रोड विभव। और जो धातु का इलेक्ट्रोड विभव होता है वो धातु की प्रकृति, विलयन में धातु आयनों की सांद्रता और ताप पर निर्भर करता है। तो इलेक्ट्रोड विभव को आप यहाँ से अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। देखो वो जो चीज़ मैंने बताई आपको, जब किसी धातु की छड़ को किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप धातु और विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है। इस विभवांतर को धातु इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट विलयन में डुबोने पर जिंक की छड़ विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाती है, जिस कारण जिंक धातु एवं जिंक आयनों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इस विभवांतर को जिंक का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव धातु की प्रकृति, धातु आयनों की विलयन में सांद्रता और ताप पर निर्भर करता है। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक है आपका विभवांतर की उत्पत्ति की व्याख्या। ये विभवांतर उत्पन्न क्यों होता है? जर्मन भौतिक वैज्ञानिक नर्स्ट ने 1889 में इसकी व्याख्या की। उसने बताया कि धातु की छड़ और विलयन के मध्य दो प्रकार के दाब कार्य करते हैं। एक तो धातु का वैद्युत अपघटनी विलयन दाब, जिसे वैद्युत विलयन दाब कहते हैं, आयनों का प्रासरण दाब। धातु के वैद्युत विलयन दाब के कारण धातु के परमाणुओं में धातु को छोड़ करके धनायनों के रूप में विलयन में जाने की प्रवृत्ति होती है और इलेक्ट्रॉन धातु पर रह जाते हैं, जिससे धातु पर ऋणावेश आ जाता है। यह ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। देखो जो धातु होती है ना, धातु जब धातु आयनों के रूप में विलयन में जाती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो धातु पर रह जाते हैं, जिससे धातु जो है वो ऋणावेशित हो जाती है। ऋणावेशित कब होगी? जब धातु का वैद्युत विलयन दाब ज़्यादा होता है। आयनों के प्रासरण दाब के कारण विलयन में उपस्थित धातु आयन धातु से इलेक्ट्रॉन लेकर उदासीन परमाणु बनाते हैं। धातु से इलेक्ट्रॉन लेने के कारण धातु की छड़ पर धनावेश आ जाता है। यह अपचयन की क्रिया होती है। देखो ये धात्विक आयन है, ये इस पर N पॉजिटिव चार्ज है, तो ये N इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन परमाणु बनाते हैं। ये दोनों दाब प्रत्येक धातु और उनके विलयन में कार्यरत रहते हैं। जिस इलेक्ट्रोड पर धातु का वैद्युत विलयन दाब अधिक होता है वह इलेक्ट्रोड ऋणावेशित होता है। जिस इलेक्ट्रोड पर प्रासरण दाब अधिक होता है वह इलेक्ट्रोड धनावेशित होता है। जैसे यहाँ पे दिखाया, ये जिंक सल्फेट विलयन में जिंक की छड़ डूबी हुई है तो जिंक की छड़ क्या हो जाती है? ऋणावेशित। कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर की छड़ डूबी हुई है, कॉपर की छड़ क्या हो जाएगी? धनावेशित। धनावेशित इलेक्ट्रोड के चारों ओर ऋणायनों का स्तर बन जाता है। देखो जिंक सल्फेट विलयन में जिंक धातु की छड़ डुबोने पर इस पर ऋणावेश आ जाता है, तो इस ऋणावेशित इलेक्ट्रोड के चारों ओर धनायनों का एक स्तर बन जाता है ना, इसके आवेश को उदासीन करने के लिए, तो धनायनों का एक स्तर बन जाता है। इसी प्रकार
इसी प्रकार ऋणावेशित धनावेशित इलेक्ट्रोड के चारों ओर ऋणायनों का स्तर बन जाता है और ऋणावेशित इलेक्ट्रोड के चारों ओर धनायनों का स्तर बन जाता है। इस प्रकार एक इलेक्ट्रोड के चारों ओर एक वैद्युत द्विस्तर बन जाता है ना। वैद्युत द्विस्तर डबल लेयर बन जाती है। ये ऋणायनों की लेयर है, ये धनायनों की लेयर है। इस वैद्युत द्विस्तर के कारण धातु और विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। विभवांतर की उत्पत्ति की व्याख्या, इसको यहां भी समझते हैं। इसकी व्याख्या जर्मन भौतिक वैज्ञानिक नेर्स्ट ने 1898 में की। नेर्स्ट के अनुसार धातु और उसके लवण के विलयन के मध्य दो प्रकार के दाब कार्य करते हैं। धातु के और उसके लवण के विलयन के मध्य दो प्रकार के दाब कार्य करते हैं। एक वैद्युत अपघटनी विलयन दाब, और ये ऐसे वैद्युत विलयन दाब कहते हैं, और एक आयनों का प्रासरण दाब। ये दोनों प्रकार के दाब धातु और उनके लवण के विलयनों के मध्य कार्यरत रहते हैं। देखिए, इस वैद्युत विलयन दाब के कारण जो धातु परमाणु होते हैं, देखो ये धातु परमाणु है ना, और ये आयन है ना, ये आयन जो वैद्युत विलयन दाब के कारण जो धातु परमाणु होते हैं उनमें धातु आयनों के रूप में इलेक्ट्रॉन त्याग करके धातु आयनों के रूप में विलयन में जाने की प्रवृत्ति होती है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये धातु के पास रह जाते हैं, जिससे धातु जो है वो ऋणावेशित हो जाती है। और आयनों के, और ये क्रिया कैसी होती है, ऑक्सीकरण की। और आयनों के प्रासरण दाब के कारण जो धातु आयन होते हैं, देखो ये धातु आयन है, इस पर n यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है, तो जो धातु इस आयनों के प्रासरण दाब के कारण जो धातु आयन होते हैं उनमें धातु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन परमाणु बनाने की प्रवृत्ति होती है। धातु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं ये और उदासीन परमाणु बनाते हैं, और अपना आवेश धातु को दे देते हैं, यानी कि अपना आवेश धातु की छड़ को दे देते हैं, तो जो धातु की छड़ होती है वो धनावेशित हो जाती है। जैसे यहाँ समझते हैं, देखो जैसे अगर धातु का वैद्युत विलयन दाब ज्यादा है, धातु का वैद्युत विलयन दाब ज्यादा है, जैसे जिंक धातु की छड़ जो होती है, जो जिंक धातु होती है उसका वैद्युत विलयन दाब ज्यादा होता है। इस वैद्युत विलयन दाब ज्यादा होने की वजह से जो जिंक परमाणु होते हैं उनमें जिंक आयनों के रूप में, उनमें जो है जिंक आयनों के रूप में विलयन में, उनमें जिंक आयनों के रूप में विलयन में जाने की प्रवृत्ति होती है, और ये अपने इलेक्ट्रॉन इस जिंक धातु को दे देते हैं, जिससे इस छड़ पर जो है ये छड़ ऋणावेशित हो जाती है। कहने का मतलब, अगर इलेक्ट्रोड का वैद्युत विलयन दाब ज्यादा है तो छड़ क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। और कौन सी क्रिया होगी उस पर, ऑक्सीकरण की, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया होगी। और अगर आयनों का प्रासरण दाब ज्यादा है तो जो धातु आयन होते हैं, देखो अगर आयनों का प्रासरण दाब ज्यादा है तो धातु आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन परमाणु बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, और अपना जो धनावेश होता है वो धातु को दे देते हैं, जिससे धातु जो है वो धनावेशित हो जाती है। जैसे इसको यहां समझते हैं, देखो जब हम कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोते हैं तो जो कॉपर धातु होती है उसके जो क्यूप्रिक आयन होते हैं उनका, कॉपर सल्फेट में ये क्यूप्रिक आयन है, इनका प्रासरण दाब जो है वो अधिक होता है। तो प्रासरण दाब अधिक होने की वजह से ये इस धातु की छड़ से इलेक्ट्रॉन लेकर के उदासीन ये आयन जो है ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये उदासीन परमाणु बनाते हैं, है ना, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं।
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या होती है? अपचन। उदासीन परमाणु बनाते हैं और अपना जो आवेश है वो इस छड़ को दे देते हैं, अपना आवेश इस छड़ को दे देते हैं, तो छड़ क्या हो जाएगी? धनावेशित। ये जिंक इलेक्ट्रोड क्या है? ऋणावेशित, और ये कॉपर इलेक्ट्रोड क्या है? धनावेशित। अब ये जो, जैसे इस इलेक्ट्रोड की बात करें, जो ऋणावेशित इलेक्ट्रोड होता है, ऋणावेशित इलेक्ट्रोड के चारों ओर विलयन में धनायनों की एक परत बन जाती है। ऋणावेशित इलेक्ट्रोड के चारों ओर विलयन में धनायनों की एक परत बन जाती है, धनायनों की एक परत बन जाती है। इसी प्रकार से जो धनावेशित इलेक्ट्रोड है उसके चारों ओर विलयन में ऋणायनों की एक परत बन जाती है, और इस प्रकार प्रत्येक इलेक्ट्रोड के चारों ओर, चाहे वो एनोड हो चाहे वो कैथोड हो, एक वैद्युत द्विस्तर बन जाता है। देखो वैद्युत द्विस्तर, एक तो देखो ये ऋणायनों की परत हो गई, ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन हो गए, और विलयन में इनके चारों ओर ये धनायनों की परत बन गई, तो एक द्विस्तर बन गया। ये ऐसे ही एक द्विस्तर यहाँ पे बन गया। कॉपर की छड़ धनावेशित होती है और धनावेशित छड़ के चारों ओर ऋणायनों की एक दूसरी परत बन जाती है, तो एक वैद्युत द्विस्तर बन जाता है। तो इस वैद्युत द्विस्तर बनने के कारण विभवांतर उत्पन्न होता है। ये बात सब बच्चों को समझ में आ जानी चाहिए। यस, आपका अगला नेक्स्ट टॉपिक मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखो मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस पर, या इसे केल्विन में लिखेंगे 278 केल्विन पर, 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है, जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसे ये E0 या E0 को ये E0, ये जो नोटेशन है इसे नॉट कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। जैसे देखो जब किसी धातु, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? बड़ा आसान है। देखो ये जब किसी धातु की छड़ को, जैसे जिंक धातु की छड़ है, उसके 1 मोलर सांद्रता वाले, उसके 1 मोलर आयन सांद्रता वाले विलयन में डुबोया जाता है। जिंक धातु की छड़ को उसी जिंक धातु के 1 मोलर आयन, मतलब जिंक आयनों की सांद्रता कितनी होनी चाहिए? 1 मोल प्रति लीटर। जिंक धातु की छड़ को जिंक आयन वाले विलयन में, जिसमें आयनों की सांद्रता 1 मोल हो, डुबोया जाता है, तो उस स्थिति में धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे कहते हैं धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब नेक्स्ट अगला टॉपिक आपका है, हाँ तो विद्यार्थियों आपका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव का मापन। इलेक्ट्रोड विभव को कैसे मापते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी एकल इलेक्ट्रोड का विभव मापना असंभव है। किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का विभव नहीं माप सकते। जैसे मान लो ये जिंक धातु की छड़ है, जिंक सल्फेट विलयन में डूबी हुई है, तो ये एक इलेक्ट्रोड हो गया। तो किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का विभव मापना असंभव होता है। विभव मापने के लिए विद्युत धारा प्रवाहित होना जरूरी है, और विद्युत धारा प्रवाहित कब होगी? जब पूर्ण सेल बन जाएगा, जब इसकी बराबर में एक इलेक्ट्रोड और लगाएंगे ना, तब हम उन दोनों की सहायता से इसका इलेक्ट्रोड विभव माप सकते हैं। देखिए, तो किसी भी एकल इलेक्ट्रोड का विभव मापना असंभव है, परंतु 2 इलेक्ट्रोडों अर्धशैलों से बने गैल्वेनी सेल का विद्युत वाहक बल, इसे ईएमएफ भी कहते हैं या इसे सेल विभव भी कहते हैं, पोटेंशियोमीटर द्वारा मापा जा सकता है। मतलब सिंगल इलेक्ट्रोड
मतलब एक अर्ध सेल में दूसरा अर्ध सेल और मिलाएंगे तो पूर्ण सेल बनेगा, उसके द्वारा इलेक्ट्रोड का विभव फिर मापा जा सकता है। इस लाइन को ध्यान रखो, किसी गैल्वेनिक सेल का जो ईएमएफ होता है, विद्युत वाहक बल, जैसे सेल विभव कहते हैं, उसके दो इलेक्ट्रोडों कैथोड और एनोड के विभवों का बीजीय अंतर होता है। इस पर आप न्यूमेरिकल भी निकालेंगे, एग्जाम में आते हैं इस पर न्यूमेरिकल। किसी सेल का जो ईएमएफ विद्युत वाहक बल या जो सेल विभव होता है, वो उसके दो इलेक्ट्रोडों कैथोड और एनोड के विभवों का बीजीय अंतर होता है। यानी कि ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, और या इसे हम इस तरीके से लिखते हैं, ई सेल बराबर ई राइट माइनस ई लेफ्ट। मतलब पूरे सेल का जो विभव होता है वो उसके दो इलेक्ट्रोडों के विभवों का बीजीय अंतर होता है। प्यारे विद्यार्थियों, सभी धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE के सापेक्ष मापे जाते हैं, और SHE का विभव स्वेच्छा से ±0.00 वोल्ट मापा गया है। सभी धातुओं के जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष निर्धारित किए गए हैं, और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड